अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है मोहम्मद बुखारुद्दीन। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो ये है कि जो भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के SCERT सिलेबस के बच्चे हैं क्लास 10 के, उनके लिए क्लास 10 की फिजिक्स की टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन के साथ ये चैनल पे वीडियोस अपलोडेड है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है जिसका नाम है फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस। उसी का एक टॉपिक है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में 1.2 नाम से मेंशन किया गया है, जो कि है रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो टॉपिक है रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर, इसको मैं आपको दो पार्ट्स में समझाऊंगा। एक होगा आपका पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। जो भी पार्ट 1 होगा उसके अंदर हम सबसे बेसिक से जाएंगे, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से जाएंगे, जो कि छोटे बच्चों को समझना था ना वैसा लेके जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। और जो सेकंड वीडियो होगा वो आपका रूल्स टू ड्रॉ इमेजेस वो होगा। ठीक है, फर्स्ट वीडियो बेसिक समझेंगे, सेकंड वीडियो पे रूल्स टू ड्रॉ इमेजेस वो समझेंगे। ठीक है, आपको ये मैं टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन के साथ लेके जाऊंगा। ठीक है, तो गुजारिश है मेरी आपसे कि जो भी आपके SCERT सिलेबस की क्लासेस की फिजिक्स है वो निकाल लीजिए और एक रफ नोट ले लीजिए साथ में। और जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ वो नोट डाउन कीजिए ताकि आपको और मुझको दोनों का फायदा हो। मेरा कैसा फायदा हो तो आप समझ गए, ये मेरा से बड़ी बात है। ठीक है, आप समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए, बढ़ते टॉपिक के ऊपर, रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो टॉपिक पे आने से पहले हम सबसे पहले छोटे बच्चों के साथ फर्स्ट में क्या समझे थे, ये क्या समझे थे, उतना समझाने से मैं आपको समझा दूंगी। ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोडेड है। अगर आप ये टॉपिक समझना चाह रहे हैं तो आप फर्स्ट में वो टॉपिक्स पहले क्लियर करें, तो तब जाके आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएगा। वरना नहीं यही समझा दो तो यही मैं थोड़ा बहुत तो समझा दूंगा, बट आपको कंपलसरी वो वीडियोस तो देखनी पड़ेगी। क्यों बोल तो एक ही वीडियो पर एक ही दम तो नहीं अपलोड कर सकता मैं। ठीक है, और एक ही वीडियो में बोल भी नहीं सकता। तो ऑलरेडी मैंने कॉनकेव मिरर के ऊपर, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, इसके पीछे ऑलरेडी बहुत डिटेल में वीडियोस अपलोडेड कर चुका हूं। ठीक है, जब आप वो देखेंगे तो आपको वो टॉपिक क्लियर होने के बाद ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा तो मैं फिर आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा। और जो ये टॉपिक के रिलेटेड होगा वो बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से लेके आऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं चलो इनिशियल पॉइंट से बोले ना शुरू से समझाओ, ऐसा नहीं। जो आपको टॉपिक समझने के लिए होगा वो टॉपिक को बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से लेके जाऊंगा। ठीक है, और बाकी तो यूनिट स्टार्ट हुआ, यूनिट के इनिशियल पॉइंट से आप बढ़िए, जो कि मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रहा हूं वीडियोस। चलिए बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक पे, रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो मैं आपको बोल दूं कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सपेरिमेंट विद सनडे सेल कॉनकेव मिरर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो उसमें क्या देखा हमने, उसमें हमने ये देखा कि दूर से पैरेलल रेस आती है, दूर से पैरेलल रेस आती है और वो आके कॉनकेव मिरर से टकरा के एक पॉइंट पे कन्वर्ट करती है। वो पॉइंट का हम नाम दिए फोकस। वो पॉइंट का हम क्या नाम दिए, फोकस। और हमने आपसे ये कहा था कि अगर आप फोकस के ऊपर एक स्क्रीन रखेंगे, स्क्रीन में कुछ भी नहीं पेपर रखेंगे, तो आपको सूरज की इमेज देखने को मिलेगी वो पेपर के ऊपर। सूरज की आपको इमेज देखने को मिलेगी वो पेपर के ऊपर। अगर आप वो पेपर एग्जैक्ट फोकस पे रखेंगे तो आपको क्लियर ब्राइटेस्ट स्पॉट देखने को मिलेगा। अगर आप वो पेपर को आसपास करेंगे, ठीक है, आसपास करेंगे तो आपको जो है सो सूरज की जो इमेज है वो भी ब्लर देखने को मिलेगी। तो वो टॉपिक आपको मैं समझा चुका हूं लास्ट वीडियो में, और आपके इस वीडियो में उसी टॉपिक को रिलेट करके आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से कि रे डायग्राम्स बनाते कैसा है। ठीक है, आज के वीडियो में हम बेसिक सीखेंगे कि रे डायग्राम्स बनाते कैसा है। ठीक है, तो मैं आपको बोल दूं स्फेरिकल मिरर से कहानी शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर कुछ भी नहीं, एक गिलास का स्फीयर है, एक गिलास का स्फीयर है जो कि अंदर से बिल्कुल खाली है। एक गिलास का स्फीयर है, एक गिलास का स्फीयर है जो कि अंदर से बिल्कुल खाली है। उसे हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। उसे हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। जब हमें स्फेरिकल मिरर को कट करेंगे, जब हमें स्फेरिकल मिरर को कट करेंगे, हमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखने को मिलेंगे। हमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखने को मिलेंगे। एक होगी आपकी इनवर्ट वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरी होगी आपकी आउटवर्ड वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, एक इनवर्ट वाली और एक आउटवर्ड वाली। अब मैं आपको बोलूं कि बोलिए मुझे कि कौन सा मिरर कॉनकेव है या कौन सा मिरर कॉन्वेक्स है। अगर आप बोले कि ये मिरर कॉनकेव है तो मैं इसे ऐसा पहला के ऐसे कर दूंगा, तो आप बोलिए कौन सा मिरर कॉनकेव है। अगर आप बोले कि ये मिरर कॉनकेव है तो मैं इसे ऐसे पढ़ना के ऐसे रख दूंगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा मिरर कॉनकेव है कौन सा मिरर कॉन्वेक्स है। ये हम सिर्फ देख के, सिर्फ ऐसे देख के पता नहीं कर सकते रे डायग्राम्स के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ेगा।
रे डायग्राम्स के अंदर आपको कौन सी रिफ्लेक्टिंग साइड है और कौन सी रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं है वो पता करने के लिए हम रे डायग्राम्स के अंदर एक कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। कौन सा कन्वेंशन? कि आपकी जो भी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, यानी कि जिस पे लाइट आगे पड़ेगी नहीं, जिस पे लाइट आ नहीं सकेगी, वो साइड को हम, वो सरफेस को हम शेड कर देंगे। क्या करेंगे? शेड कर देंगे। और वो शेड कैसे करेंगे? छोटे लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जो भी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी उसे हम छोटे लाइन से शेड कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि कौन सी रिफ्लेक्टिंग साइड है और कौन सी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें यह पता चलेगा कि कौन सी आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड है और कौन सी आपकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। जो भी आपकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होती है उसके ऊपर हम शेड कर देते हैं। तो बोलिए मुझे कि आउटवर्ड वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटवर्ड वाली जो साइड है, आउटवर्ड वाला जो सरफेस है वो मैंने शेड कर दिया, तो ये बन गई आपकी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप कैसे पहचानते हैं? क्योंकि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हम शेड कर देते हैं, छोटे लाइंस आगे शेड कर देते हैं। और जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसे क्लियर रखते हैं, यानी कि हम बोल रहे हैं कि इनडायरेक्टली यहां से लाइटें आगे टकराएंगी, पीछे से नहीं आएंगी, सामने से आएंगी। तो जो मिरर की इनवर्ट वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट आके टकराए वो मिरर को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। और जो मिरर की आउटवर्ड वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे या बल्जिंग वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट आके टकराए वो मिरर को हम नाम दिए कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपको नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड इनवर्ट वाली रहती है और कॉन्केव मिरर के अंदर आपको नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड आउटवर्ड वाली होती है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी। तो आप क्या करेंगे? कॉन्केव मिरर अगर मैं आपको बोला तो एक छोटा सा एक कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसको नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड जो कि आउटवर्ड वाली जो साइड रहती है उसको छोटे लाइन से शेड कर देंगे, छोटे लाइन से शेड कर देंगे। तो ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर रे डायग्राम्स के अंदर, ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर। ठीक है, अब बोलिए तो कॉन्केव मिरर, ठीक है, आप सोचिए जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है उसे हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर में। आप वो टॉपिक अच्छे से समझिए तब जाएगा आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए जो भी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है उसे हम नाम दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए स्फेरिकल मिरर का सेंटर, स्फेरिकल मिरर का सेंटर, यानी तो फिर आप ऐसे कह सकते हैं आप कॉन्केव मिरर जो स्फेरिकल मिरर से तोड़ा गया, जो स्फेरिकल मिरर से तोड़ा गया वो स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो कॉन्केव मिरर है जिस स्फेरिकल मिरर से तोड़ा गया उसके सेंटर को इमेजिन करते हैं, उसके सेंटर को इमेजिन करते हैं और इमेजिन करके एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं जिसे हम नाम दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम क्या नाम दिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये बिल्कुल ठीक सेंटर में होगा। ठीक है, ये बात होगी। और दूसरी बात, जो आपका कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर का जो मिड पॉइंट है, जो कि इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर जो कि आपका जो कॉन्केव मिरर का जो सेंटर है उसके सेंटर को हम कहेंगे पोल, उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे? पोल। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास करेगी उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और यही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आप ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे। किसको रखेंगे? ऑब्जेक्ट्स को। और ऑब्जेक्ट जो आप रखेंगे उसे हम नॉर्मली एरो मार्क से डिनोट करेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा या जो भी इमेज रहेगी उसे हम नॉर्मली रे डायग्राम्स के अंदर, किसके अंदर? रे डायग्राम्स के अंदर एक एरो मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एरो का जो हेड है ये रिप्रेजेंट करेगा, ये जो एरो का जो मार्क है ये रिप्रेजेंट करेगा आपके हेड को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? हेड को। और जो ये टेल है, ये टेल आपकी रिप्रेजेंट करेगी बॉडी को, ऑब्जेक्ट के बॉडी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले हमने क्या समझा? सबसे पहले हमने समझा कि कॉन्केव मिरर को रे डायग्राम्स के अंदर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने आपको बोला कि कॉन्केव मिरर को रे डायग्राम्स के अंदर जो भी रिफ्लेक्टिंग साइड, कॉन्केव मिरर ने क्या, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड इनवर्ट वाली हो, यानी कि लाइट इनवर्ट वाली सरफेस पे आगे बढ़ेगी और आउटवर्ड वाली सरफेस पे हमने शेडिंग करी। क्यों शेडिंग करी? क्योंकि रे डायग्राम्स के अंदर हमें शेडिंग करनी पड़ती है ताकि हमें समझ आए कि कौन सी रिफ्लेक्टिंग साइड है और कौन सी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। इसके लिए हमने नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड जो होती है कॉन्केव मिरर की, उस पे हम शेडिंग कर लेते हैं सबसे पहली बात। ठीक है, जो कॉन्केव मिरर का मिड पॉइंट है, जो कॉन्केव मिरर का सेंटर है, जो कॉन्केव मिरर का सेंटर है उसे हम बोले पोल। क्या बोले? पोल। और इसे हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल पी से।
ठीक है। और जो कॉन्केव मिरर जिस स्फेरिकल मिरर से तोड़ा गया है, कॉन्केव मिरर जिस स्फेरिकल मिरर से तोड़ा गया है उसके सेंटर को हम इमेजिन करके एक पॉइंट डालते हैं जिसे हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम क्या नाम देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसमें एक पॉइंट डालते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट डालते हैं या मेजरमेंट करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। और जो ये पॉइंट है, एक मिरर का मिड पॉइंट और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, ये दोनों को लगके जो एक लाइन पास करेगी, ये दोनों को लगके जो एक लाइन पास करेगी, ये लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ भी नहीं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं मिरर के मिड पॉइंट से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन पे हम अपने ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, ठीक है, यही लाइन पे हम अपने ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। और ऑब्जेक्ट्स जो है, यहां तो मैं कैंडल ले लिया आपके एक्टिविटी के हिसाब से, मगर नॉर्मली जो है ऑब्जेक्ट्स को एरो मार्क से डिनोट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो मार्क से। ये जो एरो मार्क है, एरो मार्क यूज होगा ऑब्जेक्ट के लिए भी, इमेज के लिए। एक पॉइंट नोट कर लीजिए, रे डायग्राम्स के अंदर ऑब्जेक्ट को या इमेज को हम एरो मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो मार्क से। फिर ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में ये देखिए, एक एग्जांपल लिया मैं आपके साथ, ठीक है, आपके सामने मैंने एक एग्जांपल रखा है। ये आपका एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये मिरर का मिड पॉइंट है जिसे हम नाम दिए पोल, ठीक है। और इसी को लेके यहाँ पर मैं मेजरमेंट से ले लिया हूं, ठीक है, इसी को लेके जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर रहता है उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसे हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास करेगी उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हम ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हम ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। ये पॉइंट को आप नोट करिए, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए रे डायग्राम्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए आपको कम से कम दो रेस, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में लेनी होगी, ठीक है। आपको कम से कम दो रेस चाहिए, कौन से? दो रेस चाहिए, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में। आप सेम डायरेक्शन के रे ले सकते हैं, आपको कम से कम दो रेस के अंदर बनाएंगे और वो भी अलग अलग डायरेक्शन से। तो हमने यहाँ पर दो रेस पास करे, आप रेस को कहीं से पास करा सकते हैं। आप चाहे यहाँ से पास कराओ, यहाँ पे लेके यहाँ से एंगल, और ये जो रेस पास करेंगे और जो भी इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल रहेगा वो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये हमने रेस पास करी, ये रे हमने एक पैरेलल पास करी, और हमने ऑलरेडी में बताया कि जो भी पैरेलल रेस आते हैं वो जाके एक पॉइंट पे मिलते हैं, वो पॉइंट को हम नाम दिए क्या? फोकस। वो पॉइंट को हम क्या नाम दिए? फोकस, ठीक है। और पोल से फोकस के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है फोकल लेंथ। जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है फोकल लेंथ। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे ये बात चल रही थी कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए रे डायग्राम्स के अंदर कम से कम दो रेस चाहिए, वो दो रेस भी कैसे चाहिए? वो दो रेस भी अलग अलग डायरेक्शन से पास करो, वो दो रेस को आप अलग अलग डायरेक्शन से पास करो। ऐसा नहीं कि साथ चलो हमने एक पैरेलल ली, दूसरी भी पैरेलल इसी के ऊपर से लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। दो रेस चाहिए, वो भी अलग अलग डायरेक्शन से। आप भले कहीं भी लो, और वो जो दो रेस है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये सारे जो रेस है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जितना ही एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। और ये जो भी रेस है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए पाए, ठीक है। देखो पैरेलल पास, तो पैरेलल पास कराते ही हमें पता है कि हर पैरेलल रे जाके कहां मीट करती है? वो करती है फोकस पे। किस पे मीट करती है? फोकस पे। और दूसरे रे को हमने पास करा कुछ पोल से। आप कहीं से भी रेस को पास करा सकते हैं, आप बस एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेंटेन करके मेजरमेंट के साथ पास कराएं, आपको सही जाके सही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा तब जाके। वरना नहीं मिल रहा है तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट सही लिया हो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सही लिया हो तो आपको कंपल्सरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम पॉइंट पर मिलेगा। अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम पॉइंट पे नहीं मिल रहा, इसका मतलब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ की, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है।
तो सबसे सिंपल वे में मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर आपने पैरेलल रे ली तो वो एक ही पॉइंट से पास करेगी, वो पॉइंट को बोलेंगे फोकस। और दूसरी रेस हमने पास की कुछ पोल से, ठीक है, ये देख लीजिए, ये एंगल, दो भी एंगल बराबर होने चाहिए, दो भी एंगल बराबर होने। और ये जो रेस है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट करेगी, तो तब जाके आपको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बराबर ठीक वही पॉइंट पे एग्जैक्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। पोल से पास करें तो ये देखिए, ये इंसिडेंट है, मिरर से टकराई, टकराने के बाद में पलट गया, और कैसे अंदाज में रिफ्लेक्ट करी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट करी, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट करी। ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंट भी उतना ही, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से पास करी। सेकंड रे हमने प्रिंसिपल से पोल से पास करी, वो जाके मीट करी कुछ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए पे। ये दो रेस जाके कुछ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, वो पॉइंट को हम नाम दिए कुछ ए, वो पॉइंट को हम क्या नाम दिए ए। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है, इसी पे आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज का हेड रहेगा, आपके ऑब्जेक्ट के इमेज का हेड रहेगा। और जो भी रेस निकाल रहे हैं वो एक पॉइंट से निकालेंगे, जो कि टिप से, ऑब्जेक्ट के हेड से आप पॉइंट रेस को निकालेंगे। ऐसा नहीं कि एक रे यहां से एक रे नीचे से, ऐसा नहीं, ठीक है, एक ही पॉइंट से, ऑब्जेक्ट के टॉप के एक ही पॉइंट से आप रेस निकालेंगे, और वो रेस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, और वो पॉइंट पे आपकी बनेगी इमेज, ठीक है, वो पॉइंट पे बनेगी क्या, ऑब्जेक्ट की इमेज। ऐसा नहीं आपकी, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट आपने रखा हो उसकी इमेज बनेगी वो पॉइंट पे। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला इसे हम नाम दिए ए, और जो फ्लेम से निकले, जो टिप से निकले, जो फ्लेम से निकले, वो फ्लेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए पे मिलेगा। जो भी ऑब्जेक्ट का हेड है वो लाइट रेस जो पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट पे बनेगा, और जो टेल है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रखा था सेम जगह प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। ये है बेसिक्स रे डायग्राम्स को समझने के लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे टेक्स्ट बुक पे। निकाल लीजिए टेक्स्ट बुक, तेलंगाना आंध्र प्रदेश SCERT सिलेबस क्लास 10 फिजिक्स। पढ़ते हैं हमारे इस टेक्स्ट बुक पे। चलिए सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में एक्टिविटी 2 समझी थी। लैब एक्टिविटी मैंने रोक रखा है क्योंकि जब हम रे डायग्राम समझेंगे तब जाकर हम लैब एक्टिविटी कर सकेंगे। इसके वास्ते मैंने लैब एक्टिविटी में आपको लास्ट में समझाऊंगा। अब हम समझेंगे 1.2 रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। इन एक्टिविटी 2 वी सॉ द रे डायग्राम्स ऑफ सन रेज पैरेलल टू द कॉनकेव मिरर and the image of the sun was very small at the focal point। हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो कि आपकी एक्टिविटी 2 है उसमें हमने देखा था जो भी सन से रेज आ रहे हैं वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहे हैं। वो पॉइंट को हमने नाम दिया था कुछ फोकस, ठीक है। और जो फोकस पे आपका जो सन की इमेज है वो बिल्कुल बहुत छोटी सी, बहुत स्मॉल थी और ब्राइटेस्ट स्पॉट था, क्लियर है, ब्राइटेस्ट स्पॉट था। वो हमने लास्ट क्लास में समझा था, ठीक है। Now we shall develop a technique to draw ray diagrams where an object is placed anywhere on the axis of the mirror and value at the above observed। अब हम एक टेक्निक डेवलप करते हैं जिससे हमें रे डायग्राम्स के बारे में और भी अच्छे से पता चलेगा। ये पॉइंट रिलेटेड है आपकी लैब एक्टिविटी की, जो कि आपका एबो ऑब्जर्वेशन है। ये हम समझेंगे रे डायग्राम्स हम पूरे कंप्लीटली कर चुकेंगे जब तक हम ये समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर वी विल टेक एट लीस्ट 2 रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बट विद डिफरेंट डायरेक्शन। हम क्या करेंगे, रे डायग्राम्स के अंदर इमेजेस बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेज चाहिए, और 2 रेज वो भी डिफरेंट डायरेक्शन के साथ चाहिए। एक का डायरेक्शन ले रहा हो तो दूसरे का डायरेक्शन अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो हम रे डायग्राम्स बनाने के लिए कम से कम 2 रेस का इस्तेमाल करते हैं, कम से कम 2 रेस का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अलग अलग डायरेक्शन से। यहां पर वही बोला है, हियर वी विल टेक एट लीस्ट 2 रेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बट विद डिफरेंट डायरेक्शन। हम इमेजेस बनाने के लिए रे डायग्राम्स के अंदर 2 रेस लेते हैं जो कि सेम पॉइंट से आ रही हो, ऑब्जेक्ट के सेम पॉइंट से आ रही हो मगर अलग अलग डायरेक्शन। उम्मीद करता हूं बात समझ में। See how they get reflected from the mirror and find the point that they meet to form image। तो देखिए जो पॉइंट से जो 2 रेस आ रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट करेंगे, और रिफ्लेक्ट करने के बाद में एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे। वो पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। वो पॉइंट को देखिए, गौर करें, वो पॉइंट पे तवज्जो फरमाएं। नेक्स्ट
लेट अस टेक एन एग्जांपल एज शोन इन द फिगर 7 तेलुगु में देखिए और यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया है, ठीक है। अस्यूम ए कॉन्केव मिरर एंड ए कैंडल प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस ऑफ द मिरर। तो क्या करिए, अस्यूम करिए एक कॉन्केव मिरर को और एक कैंडल को जो कि कुछ दूर पर रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट द डायग्राम शोस टू रेज कमिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द फ्लेम, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये आपको दो रेज बता रहा है जो कि फ्लेम की जो टिप है, जो कि ऊपर का जो पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, वहां से दो रेज अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही है, वो आपको ये रेज बता रहा है, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रेज आर कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो भी इंसिडेंट रेज आए मिरर से टकराने के बाद में वो किस चीज को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट करेगी, वो एक ही चीज को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट करेगी जो कि आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। इसी चीज को फॉलो करते हुए ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। इसी चीज को फॉलो करते हुए ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अगर पढ़ो देखिए, द रिफ्लेक्टेड रेज आर कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो भी रिफ्लेक्टेड रेज है वो बनाए जाएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पर, यानी कि जितना ही एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा नॉर्मल से उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा नॉर्मल से, ठीक है। दे मीट एट पॉइंट ए। जब आप ऐसे करेंगे तो ये जो दो रेज है वो जाके कुछ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट को हम नाम दिए ए, वो पॉइंट को हम क्या नाम दिए ए। दे मीट एट पॉइंट ए। द टिप ऑफ द फ्लेम ऑफ द रिफ्लेक्टेड इमेज विल बी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए। और जहां से वो दो रेस निकले थे, और जाकर कुछ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट पे उसी की इमेज बनेगी जहां से वो निकले थे। यानी कि मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट के टिप से निकल रहे, यानी हेड से निकल रहे, तो जहां पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रेस जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का हेड बनेगा। उसके बाद में 10 प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट पे हेड बनेगा। क्या बनेगा? हेड। यानी कि ऑब्जेक्ट के जो पॉइंट से रेस निकलेंगे, जो रेस हो जाके जो पॉइंट पे मिलेंगे, वही पॉइंट पे ऑब्जेक्ट से जो रेस निकले थे उसी की इमेज बनेगी। वो पॉइंट पे ऑब्जेक्ट से जो पॉइंट से रेस निकले थे वो पॉइंट सबसे पहले बनेगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिफ्लेक्टेड रेस से मिला। उम्मीद करता हूं तो बात समझ में आएगी। Why only at point A? तो इन्हें आपको क्वेश्चन करा कि आपको जो सो इमेज सिर्फ पॉइंट ए पे क्यों मिली। याद करिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि रियल इमेज वर्चुअल इमेज में क्या फर्क होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए रे डायग्राम के अंदर आपको कम से कम दो रेस चाहिए, वो भी अलग अलग डायरेक्शन से। और जो ये दो रिफ्लेक्टेड रेस है जो पॉइंट पे मीट करेंगे, वो पॉइंट पे बनेंगे आपकी इमेज। किसकी इमेज? आपके ऑब्जेक्ट की इमेज। और जो पॉइंट मिला वो पॉइंट पे आपके ऑब्जेक्ट का हेड रहेगा और जो बाकी जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे टेल रहेगा। यही उन्हें आपको समझाया, ठीक है। तो क्यों सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ए? हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर, जब आप संडेस के अंदर पेपर के ऊपर जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो इमेज मिली थी, अगर आप उसको आगे पीछे लेंगे तो आपको कभी कभी स्क्रीन पे जो सो ब्लर इमेज मिल रही थी। जब आप एग्जैक्ट फोकस पे रखेंगे तो आपको क्लियर इमेज मिल रही थी। ऐसा क्यों होता? ब्लर क्यों हो रही थी इमेज? क्योंकि आप स्क्रीन को आसपास कर रहे थे। जो पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेस मिले वो पॉइंट पे आप स्क्रीन नहीं रख रहे, वो आप स्क्रीन को आसपास कर रहे। इसके वास्ते जो इमेज है वो ब्लर हो रही थी, ठीक है। तो इन्हें आपको क्वेश्चन करा कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट की पॉइंट ए पे क्यों मिल रही है आपको? क्लियर? क्योंकि आपको पॉइंट ए पे इसलिए मिली क्योंकि पॉइंट ए पे आपके दो रिफ्लेक्टेड रेस जाके मीट कर रहे हैं। पॉइंट ए पे आपके दो रिफ्लेक्टेड रेस जाके मीट कर रहे हैं और वही पॉइंट पे बनेगी आपकी क्लियर इमेज। अगर आप पॉइंट ए को छोड़ के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट बी है, हमने स्क्रीन पॉइंट ए को छोड़ के पॉइंट बी पे रखा। इसलिए उसमें एक पेपर ले लीजिए, अगर आपने ये पेपर को पॉइंट ए पे रखा तो आपकी जो इमेज ऑब्जेक्ट की वो आपको क्लियर देखने को मिलेगी। अगर आपने पॉइंट ए से निकाल के स्क्रीन को पॉइंट बी पे रखा या सी पे, डी पे, सो ऑन कहीं पे रखा, तो आपको जो इमेज मिली है स्क्रीन के ऊपर वो क्लियर नहीं होगी, ब्राइटेस्ट नहीं होगी जैसा कि पॉइंट ए पे आपको मिली। तो इसके वास्ते पॉइंट ए पे एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आपको क्लियर इमेज मिलेगी। अगर आप पॉइंट बी पे, सी पे, डी पे किसी भी एक्स पॉइंट पे आप रखेंगे तो आपको इमेज क्लियर नहीं मिलेगी, आपको इमेज क्लियर
नहीं मिलेगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आपको नहीं मिल रहा। जब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा तो आपको इमेज ब्लर मिलेगी। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, यहाँ पर आपको दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो आपको इमेज कैसे मिलेगी क्लियर? आपको क्लियर इमेज नहीं मिलेगी। आपको क्लियर इमेज कहाँ मिलेगी? आपको क्लियर इमेज मिलेगी जब आप स्क्रीन को ए पर रखेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर आपके रिफ्लेक्टेड रेज आके मीट करें। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इफ वी होल्ड द स्क्रीन एट एनी पॉइंट बिफोर और बियॉन्ड ए, ठीक है, अगर आप स्क्रीन को होल्ड करें, अगर आप स्क्रीन को पकड़े आगे तो भी सेम पीछे तो भी सेम, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल एट पॉइंट बी, अगर आपने मान लीजिए कि आपने जो स्क्रीन है वो पॉइंट बी पे रखा, किस पे रखा? बी पे रखा। वी सी दैट द रेस विल मीट द स्क्रीन एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो जो भी रेस है रिफ्लेक्टेड रेस वो जाके डिफरेंट पॉइंट्स पे मीट करे। देखिए जब हमने स्क्रीन, ये स्क्रीन है, आपकी स्क्रीन है, जब हमने स्क्रीन को पॉइंट बी पे रखा तो आपकी ये एक रिफ्लेक्टेड है और ये इंसिडेंट है, ये एक रिफ्लेक्टेड है। ये दो रिफ्लेक्टेड है के दो अलग-अलग पॉइंट मिला, दो रिफ्लेक्टेड रेस के दो अलग-अलग पॉइंट। तो पॉइंट बी पे जब आप स्क्रीन रखेंगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है सो वो डिफरेंट मिलेगा, अलग-अलग मिलेगा, ठीक है, एक से ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर वही समझा रहा है। वी सी दैट द रेस विल मीट द स्क्रीन एट डिफरेंट पॉइंट्स, देयरफॉर द इमेज ऑफ द टिप ऑफ द फ्रेम विल बी फॉर्म एट डिफरेंट पॉइंट्स ड्यू टू दीस रेस। तो जो भी आपकी इमेज है ये टिप की वो अलग-अलग पॉइंट पे बनेगी, जिसकी वजह से आपकी जो स्क्रीन पे जो इमेज बनी है वो आपको क्लियर नहीं दिखेंगी बल्कि ब्लर दिखेंगी। कैसे दिखेंगी? ब्लर दिखेंगी। If we draw more rays emanating from the same tip, we will see that at point A they will meet, but at point B they won't. अगर आप क्या करें, अगर आप कौन सी भी रेस ले लें जो कि निकल रही है टिप से, कहां से भी निकाली, अलग-अलग डायरेक्शन में, कौन सी भी अलग-अलग डायरेक्शन में कौन से भी रिफ्लेक्टेड रे को कंस्ट्रक्ट करिए बेस्ड ऑन लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पे, तो वो जाके सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेस आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेंगे, वो कॉमन पॉइंट का नाम दिए ए। यानी कि आपको ये बोलना चाह रहा, अगर आप रेस को लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पर कंस्ट्रक्ट करेंगे सही से रिफ्लेक्टेड रेस को, तो वो सारे रिफ्लेक्टेड रेस आप भले कितने भी ले लो, एक ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, सारे के सारे जाके एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, वो कॉमन पॉइंट को हम कहेंगे, हमने नाम दिया सिर्फ ए, जो कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आपकी क्लियर इमेज बनेगी, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आपकी क्लियर इमेज बनेगी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आएगी। यहां पर मैंने आपको वही समझाया, इफ वी ड्रॉ मोर रेस emanating from the same tip, we will see that at point A they will meet, but at point B they won't. So the image of the tip of the frame will be sharp if we hold the screen at point A. The image of the tip of the frame will be sharp if we hold the screen at point A and will become blurred when we move the paper slightly in any direction, either forward or backward. तो यहां पर आपको ये समझाया कि अगर आपको क्लियर इमेज होना स्क्रीन के ऊपर, तो आपको स्क्रीन एग्जैक्ट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कि ए है, उस पर आपको स्क्रीन को रखना होगा, तब जाके आपको क्लियर इमेज मिलेगी। क्या होगा अगर आप ए पे नहीं रखें, आगे पीछे रखें, तो आपको इमेज क्लियर नहीं मिलेगी, आपको इमेज ब्लर मिलेगी। आपको इमेज क्या मिलेगी? ब्लर मिलेगी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आएगी। Next, is this not something that you observed during the previous experiment with sunrays? तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा नहीं है जैसा हमने लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने समझा था कि जब कभी भी हम पेपर को आगे पीछे लेंगे तो हमें जो पेपर के ऊपर, जो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज मिली है वो कभी कभी ब्लर देखने को मिल रही थी। एक्सपेरिमेंट विद सनराइज यानी कॉन्केव मिरर केस में वो कभी कभी हमें ब्लर देखने को मिल रही थी और कभी कभी क्लियर देखने को मिली। क्लियर देखने हमें कब मिली? जब हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्क्रीन को रखें, जब हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्क्रीन को रखेंगे तब जाके हमें बनेगी, हमें स्क्रीन के ऊपर इमेज ऑब्टेन होगी क्लियर। अगर हमने एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्क्रीन को नहीं रखा, आगे पीछे रखा, तो हमें स्क्रीन के ऊपर जो भी इमेज कैच हुई है वो हमें ब्लर देखने को मिलेगी, वो हमें क्या देखने को मिलेगी? ब्लर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, हाउएवर इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी टू इवैल्यूएट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर एनी आर्बिट्ररी रे। ठीक है, तो अभी ये बोल रहा, अगर आपने
कौन सी भी रे, यानी कि मान लीजिए आपने बोला कि मैं रे को पैरेलल नहीं पास कराऊंगा, मैं रे को कुछ ऐसे पास कराऊंगा, ऐसे। आप कैसे भी रे को पास करा सकते हैं, आप जाके मिरर को टकरा सकते हैं रे को, ठीक है, किसी भी मैनर में आप जाके रेस को टकरा सकते हैं, मगर आपको तकलीफ होगी ये करने में। क्यों तकलीफ होगी? क्योंकि आप अगर रेस को रैंडम वे में ले लेंगे, कैसे भी वे में, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पैरेलल ली थी, क्यों मैंने रेस को पैरेलल लिया? क्योंकि पैरेलल में सारे सारे एक कॉमन पॉइंट लेकर इमिट करते हैं, वो पॉइंट का नाम है फोकस। और हमने ये क्यों लिया? क्योंकि ये आपको रे डायग्राम्स बनाने के लिए, इमेजेस बनाने के लिए इजी होता है। ये जो रेस मैंने ली है ये आपको इजी होता है। अगर आप ले तो बहुत सारे रेस कर सकते हैं, मगर आपको कंस्ट्रक्ट करने में, रिफ्लेक्टेड रे कंस्ट्रक्ट करने में आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा और इसमें आपको तकलीफ भी होगी। वो कैसे? पहले इंसिडेंट रे लो, उस पर नॉर्मल लो, नॉर्मल सारे सारे जाके मिलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लो, लेके रिफ्लेक्टेड रे को पास करो। तो इससे क्या होगा? इससे आपकी जो भी रे है, आपको पहले तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा और दूसरी बात आपको तकलीफ होगी। तो सबसे सिंपल मेथड भी हम ले सकते हैं क्या? हाँ, हम ले सकते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अभी तक फिलहाल आप ये समझिए कि हम रेस को कहां से भी पास करा सकते, मिरर से टकरा के कौन सी मैनर में पास करा सकते, मगर हमें डिफिकल्टी होगी ये करने में। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत बढ़ जाएगा और हमें तकलीफ होगी, क्योंकि इंसिडेंट निकालो, नॉर्मल लो, नॉर्मल से फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेके फिर रिफ्लेक्टेड रे खींचो, तो ये क्या है, हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी इसमें। तो इसका असर वही समझा रहा है आपको। देखिए, however it is not going to be easy to evaluate the angle of reflection for any arbitrary ray। कौन सी भी रैंडम रे के लिए आपको ये इजी नहीं होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है पहले वो लेना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है वो लेना होगा, फिर नॉर्मल खींचो, ये आपको बहुत डिफिकल्टी झेलनी पड़ेगी। ये आपको इजी नहीं होगा। तो आपको इजी कौन से 3 मेथड्स होंगे? आपको इजी 3 मेथड्स होंगे जिसे नाम दिए रूल्स टू ड्रॉ इमेजेस। वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना समझा कि मैं स्टॉप करूं, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी टाइम वी विल हैव टू फाइंड द नॉर्मल, मेजर द इंसिडेंट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट अ रे विद इक्वल एंगल ऑन द अदर साइड। तो हमें क्या करना होगा? अगर हमने रैंडम में मिली, कौन सी भी रे को हमने रैंडम में मिली, यहाँ पर जाके स्ट्राइक करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंसिडेंट रे खींचो, उसके बाद में नॉर्मल लो, उसके बाद में इंसिडेंट एंगल देखो, उसके बाद उसी का सेम एंगल मेजर करो, वो मेजर करने के बाद में रिफ्लेक्ट करो। तो ये कितना लंबा प्रोसेस होगा, टाइम ड्यूरेशन से पड़ेगा। तो इससे हमें और सिंपल मेथड लेके आएंगे आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिस वुड बी ए टीडियस टास्क, कैन वी फाइंड एनी अदर सिंपलर मेथड? तो ये जो भी है, आपको इंसिडेंट रे लो, रिफ्लेक्टेड रे लो, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है वो देखो, तो ये आपको टाइम ड्यूरेशन एक तो बढ़ जाएगा, दूसरा ये आपको तकलीफ देगा वो, ठीक है। तो इससे सिंपल मेथड्स और है क्या, ये आपको क्वेश्चन करा। जी हाँ, इससे सिंपल मेथड्स भी है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कि मैंने आपको कहा था, ये वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पार्ट 1 बिल्कुल बेसिक्स हो गया, अब पार्ट 2 में और कौन से वो सिंपलर मेथड्स है जो हमें रे डायग्राम्स बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। शुक्रिया। सब्सक्राइब टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।